हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मालगुडी डेज नॉवल की 14th शॉर्ट स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस को करेंगे। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर रहेगा रामा राव, जो कि अपने बिजनेस से काफी लॉस में आ जाता है। उसका सारा बिजनेस ठप हो जाता है और किस तरह से वो कंगाल हो जाता है और आखिरकार किस तरह से उसका बचाव होता है, ये भी हम इस स्टोरी में जानेंगे। लिटिल ओवर अ ईयर अगो Rama Rao went out of work when a gramophone company of which he was the Malgudi agent went out of existence। अब तकरीबन साल पहले की बात है। रामा राव जो है वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड हो गया। went out of work means unemployed, तो अनएम्प्लॉयड हो गया और उसका रीजन क्या था? एक ग्रामोफोन कंपनी जिसका कि वो मालगुडी एजेंट था, वो अचानक से बंद हो गई। तो उसके बंद होने की वजह से इसका सारा काम धंधा ठप हो गया। ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड इनहेरिटेड एज सिक्योरिटी। अब रामा राव ने उस कंपनी में सिक्योरिटी के तौर पर कुछ अमाउंट जो है वो लगा रखा था, और वो अमाउंट कौन सा था? जो कि उसने अपने घर वालों से अर्जित किया था, उसके पेरेंट्स से उसे मिला था। फॉर 5 years हिज बिजनेस बॉट हिम इनफ मनी, जस्ट इनफ टू हेल्प हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड कंफर्ट। अब तकरीबन 5 साल तक तो उस बिजनेस से उसे काफी प्रॉफिट मिलता रहा, और इतना प्रॉफिट मिलता रहा कि वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को अच्छा कंफर्ट दे पाए, उनका अच्छे से ध्यान रख सके। ही बिल्ट अ स्मॉल बंगलो in the extension and was thinking of buying an old baby car for his use। अब इसमें ये वर्ड है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वो एरिया, वो रिहायशी एरिया जो कि काफी बेहतर होता है, और ओल्ड बेबी कार का यहाँ पर मतलब है कोई छोटी कार जो कि फैमिली कार हो, छोटी मोटी कार हो जिसमें 4-5 जने बैठ जाएं इजीली। तो उसने एक छोटा बंगला बनाया एक्सटेंशन में, और वो सोच रहा था कि वो एक ओल्ड बेबी कार ले ले अपने यूज के लिए। एंड वन डे इट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू द क्रैश केम। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक फ्रेज है, इसका मीनिंग है अचानक से, अनएक्सपेक्टेड कोई डिजास्टर आ जाता है जो कि अचानक से आता है, उसके लिए ये आया है यहाँ पर। तो एक दिन उसकी लाइफ में अचानक से कोई बिजली गिर जाती है। बिजली गिर जाती है यानी कि उसके ऊपर कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है जब एक क्रैश आता है। अब ये क्रैश किस में आता है? अ सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसेस इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स was responsible for it। और ये सभी दुविधाएं किस वजह से आई थी? ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग और पॉलिटिक्स की वजह से। यानी कि कुल मिलाकर जो क्रैश आया था उसके पीछे मेन कारण ये ट्रेडिंग था। द ग्रामोफोन कंपनी which had its factory somewhere in North India automatically collapsed when a bank in Lahore crashed, which was itself the result of a Bombay financier's death। तो जो ग्रामोफोन कंपनी जिसका ये मालगुडी एजेंट था, उस ग्रामोफोन कंपनी की बात की है कि उसकी फैक्ट्री कहीं नॉर्थ इंडिया में थी और वो अचानक से कंपनी गिर गई, कोलैप्स हो गई। कोलैप्स यानी कि अचानक से ढह जाना नहीं, यहाँ पर कोलैप्स का मीनिंग है क्रैश कर जाना, यानी कि उसके शेयर वगैरह गिर जाना। उसका कारण क्या था कि एक बैंक है लाहौर के अंदर, वो क्रैश कर गया। और लाहौर के अंदर जो बैंक है उसके क्रैश करने का रीजन क्या है कि बॉम्बे का एक फाइनेंसर है, उसकी डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर सीक्वेंस देखिए, बॉम्बे के फाइनेंसर की डेथ की वजह से बैंक जो कि लाहौर में है वो क्रैश होता है, और नॉर्थ इंडिया में लाहौर में ये बैंक क्रैश हुआ, उसकी वजह से ग्रामोफोन कंपनी पर इफेक्ट पड़ा और ये क्रैश कर गई। द फाइनेंशियर वाज ड्राइविंग डाउन हिल व्हेन हिज कार फ्लू ऑफ साइडवेज एंड केम टू रेस्ट 300 फीट बिलो द रोड। अब जो फाइनेंसर है वो डाउन हिल में पहाड़ियों में नीचे की तरफ आ रहा था, और तभी अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उसकी गाड़ी साइड में चली जाती है पहले, फिर 300 फीट गहरी खाई में गिर जाती है। इट वाज थॉट दैट ही हैड कमिटेड सुसाइड बिकॉज द प्रीवियस नाइट हिज वाइफ इलॉप्ड विद हिज कैशियर। और ऐसा लगता है कि ये जो फाइनेंसर है इसने सुसाइड करा होगा, क्योंकि पिछली रात को ही इसकी वाइफ इसके कैशियर के साथ भाग गई थी। इलॉप करना यानी कि भाग जाना सीक्रेटली किसी के साथ। रामा राव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स। अब रामा राव ने अचानक से अपने आप को सड़कों में पाया, यानी कि वो पूरी तरह से जॉबलेस हो गया था, उसके पास अब कोई पोजीशन नहीं थी। एट फर्स्ट ही कुड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोलैप्स। अब शुरुआत में तो उसको इस कोलैप्स का ज्यादा फर्क नहीं पता लगा। देयर वाज अ लिटिल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक ऑन हैंड। अब उसके पास बैंक में कुछ पैसा जमा पड़ा था और उसके पास कुछ शेयर भी पड़े थे, बट द स्टॉक मूव्ड आउट स्लोली। लेकिन अचानक से शेयर धीरे धीरे गिरने लगे। द प्राइसेस वर गोइंग डाउन, उसके प्राइसेस कम होने लगे। एंड ही कुड हार्डली रियलाइज अ फ्यू $100 रुपीज। और जब वो उसे बेचने लगा तो मुश्किल से ही उसे 100 रुपए के तकरीबन अमाउंट मिला। व्हेन ही अप्लाइड फॉर द रिफंड ऑफ हिज सिक्योरिटी देयर वाज हार्डली एनीवन एट द अदर एंड टू रिसीव हिज एप्लीकेशन। हार्डली यानी कि ना के बराबर। और जब वो अपना सिक्योरिटी अमाउंट अपने रिफंड के तौर पर लेने गया तो वहां उसकी एप्लीकेशन लेने के लिए कोई था ही नहीं, उसकी एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। द मनी इन द बैंक वाज फास्ट मेल्टिंग। अब जो बैंक में इसका पैसा पड़ा था वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा था। रामा राव's वाइफ नाउ ट्राइड सम मेजर्स ऑफ इकोनॉमी। तो रामा राव की वाइफ ने फिर अपने एक्सपेंसेस घटाए, अपने पैसे को बचाने लगी। शी सेंट अवे द कुक एंड द सर्वेंट। अब किस तरह से बचाने लगी? उसने कुक को नौकरी से निकाल दिया, सर्वेंट्स को भी निकाल दिया। विड्रू द चिल्ड्रन फ्रॉम अ फैशनेबल नर्सरी स्कूल एंड सेंट देम टू अ फ्री प्राइमरी स्कूल। अपने बच्चों
बच्चों को बड़े से नर्सरी स्कूल से निकाल कर फ्री प्राइमरी स्कूल में, जो कि सरकारी स्कूल है, वहां पर डाल दिया। एंड देन दे लेट आउट देयर बंगलो एंड मूव्ड टू अ वेरी स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट। और उसके बाद उन्होंने अपने बंगले को भी किराए पर चढ़ा दिया। लेट आउट देयर बंगलो यानी कि बंगलो को रेंट पर दे देना। और वे एक छोटे से घर में आकर रहने लगे जो कि मार्केट के पीछे की तरफ था। Ramarao sent out a dozen applications a day and wore his feet out looking for employment. अब रामा राव लगभग दिन में दर्जन भर एप्लीकेशंस अप्लाई करता था जॉब के लिए, और वो एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में यानी कि जॉब ढूंढने के चक्कर में चल चल कर बहुत ज्यादा थक जाता था। फॉर अ मैन अप्रोचिंग 40 लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कम वेरी इजीली, स्पेशली व्हेन ही हैज जस्ट लॉस्ट एन इंडिपेंडेंट ल्यूक्रेटिव बिजनेस। अब एक ऐसा आदमी जो कि 40 की एज का होने वाला है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब इतनी जल्दी नहीं आती है, यानी कि उसे जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और खासकर तब जबकि वो एक इंडिपेंडेंट ल्यूक्रेटिव बिजनेसमैन हो। ल्यूक्रेटिव यानी कि खुद के बिजनेस से अच्छा खासा पैसा भी कमाया उसने। तो अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद उसे अपने बिजनेस में लॉस हो जाता है। उसके बाद उसे एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। रामाराव वॉज वेरी बिजनेस लाइक इन स्टेटिंग हिज रिक्वेस्ट। अब जब वो रिक्वेस्ट भी कर रहा होता था जॉब के लिए, तो वो इस तरह के तौर तरीके यूज करता था जैसे कि वो बिजनेस में तौर तरीके यूज कर रहा हो। He sent his card in and asked, I wonder sir if you could do something for me. My business is all gone through, no fault of my own. I shall be very grateful if you can give me something to do in your office. और जहाँ भी वो जॉब के लिए अप्लाई करने जाता, जॉब ढूंढने जाता, तो वो पहले अपना कार्ड भेजता था और फिर वहां जाकर उनसे बात करता था। तो पूछता था कि सर आपकी बहुत ही महानता होगी अगर आप मुझे कोई काम दे दें, मेरा बिजनेस अचानक से खत्म हो गया और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी, तो अगर आप अपने ऑफिस में मुझे कुछ भी काम दे देंगे तो मैं इसके लिए आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। वट अ पिटी रामाराव, आई एम ऑफुली सॉरी, देयर इज नथिंग एट प्रेजेंट, इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी आई विल सर्टेनली रिमेंबर यू। तो सामने वाला भी क्या जवाब देता था कि ये सुनकर तो बहुत दुख हुआ रामाराव, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए प्रेजेंट में कोई भी जॉब नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई मौका मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं जरूर आपको इसके बारे में बता दूंगा। इट वॉज द सेम स्टोरी एवरीवेयर। और हर एक जगह जहां भी ये जॉब ढूंढने जाता था वहां पर यही कहानी होती थी। He returned home in the evening, his heart sank as he turned into his street behind the market. और जैसे ही वो मार्केट की पिछली गली में अपने घर पर जाने लगता, अपने घर की गली में पहुंचता, तभी उसका दिल बैठने लग जाता। His wife would invariably be standing at the door with the children behind her, looking down the street. इनवेरिएबली यानी कि ऑलवेज, हमेशा। तो जब भी वो शाम को घर जा रहा होता तो उसकी वाइफ जो है वो अपने बच्चों के साथ गेट पर खड़ी होती हमेशा ही, और गली में देखकर उसका इंतजार करती रहती। वट एंशियस ईगर फेसेस दे हैड। तो हमारा नरेटर अब हमें ये बता रहा है कि रामाराव अपनी फैमिली के बारे में तब क्या सोचता था कि उसकी फैमिली काफी ज्यादा चिंतित रहती थी, लेकिन उनके फेस पर एक ईगरनेस होती थी, एक होप होती थी कि शायद आज कुछ होगा। सो मच ट्रेम्बलिंग, हेजिटेटिंग होप इन देयर फेसेस। उनके फेस पर कितनी दुश्चिंता होती थी, कितना वो टेंशन में रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक होप रहती थी कि आज तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। They seemed always to hope that he could come back home with some magic fulfillment. और वो इस आशा और इस होप में रहते थे कि शायद आज कोई जादू हो जाए, आज इसका कोई समाधान जरूर मिल जाए। अब ये होप में कौन रहते थे? रामाराव की वाइफ और चिल्ड्रन। As he remembered the futile way in which he searched for a job and the finality with which people dismissed him, he wished that his wife and children had less trust in him. अब फ्यूटाइल वे का क्या मतलब है? यूजलेस या फिर अनसक्सेसफुल वे। तो जहां भी वो जाता था वहां उसे जॉब के लिए निराशा मिलती थी, यानी कि उसे कोई जॉब नहीं मिलती थी, और आखिरकार हर एक कोई ये कहकर डिसमिस कर देता था कि हमारे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है। तो इस डिसमिसल की वजह से उसे लगता था कि अब मेरा अंत आ चुका है। फाइनलिटी का यहाँ पर मीनिंग है कि पूरी तरह से खत्म हो जाना और अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे में वो आशा करता था कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी उस पर इतना विश्वास ना करें, उस पर इतनी आशा ना रखें। His wife looked at his face, understood and turned in without uttering a word. The children took the cue and filed in silently. अब उसकी पत्नी जैसी उसका चेहरा देखती तो उसे समझ आ जाता और वो चुपचाप अंदर की तरफ मुड़ जाती और अंदर चली जाती बिना एक शब्द कहे। तो बच्चों को भी इसका कुछ ना कुछ अनुमान लग जाता और बच्चे भी उसके पीछे चुपचाप चले जाते अंदर। रामाराव ट्राइड टू इम्प्रूव मैटर्स विद अ फोर्स्ड हार्टीनेस। अब रामाराव कुछ इस तरह से प्रिटेंड करता था कि उसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, वो खुशी रहने की कोशिश कर रहा है। तो वो बातों को इस तरह से संभालता था, खुशी खुशी अपने बच्चों से पूछता था, वेल वेल हाउ आर वी ऑल टुडे, कि अरे अरे हम आज सब कैसे हैं। टू विच ही रिसीव्ड मम्बलिंग फीबल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। और जवाब में बहुत ही धीमी आवाज में उसे अपनी वाइफ और बच्चों से रिस्पॉन्स मिलता था। मम्बलिंग और फीबल रिस्पॉन्सेज का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि ऐसे रिप्लाईज जो कि काफी लो और वीक होते थे। इट रेंट हिज हार्ट टू सी देम इन दिस कंडीशन।
अब रेंट हिज हार्ट का यहाँ पर मीनिंग है काफी ज्यादा इमोशनल पेन मिलना। तो ऐसा देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनली पेन में आ जाता था। एट द एक्सटेंशन हाउ दिस गर्ल वुड स्पार्कल विद फ्लावर्स एंड अ ब्राइट ड्रेस, शी हैड फ्रेंडली नेबर्स, अ वुमेन्स क्लब एंड एवरीथिंग टू कीप हर हैप्पी देयर। अब थर्ड पर्सन नरेटिव हमें रामाराव के थ्रू ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्सटेंशन में किस तरह से लड़की अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनती थी, गजरा लगाती थी, उसकी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स भी थी जो उससे बात करती थी, वहां पर एक वुमेन क्लब भी था जहां पर वो हमेशा जाती थी और खुश रहने के लिए उसके पास वहां पर काफी चीजें थी। बट नाउ शी हार्डली हैड द हार्ट और द नीड टू चेंज इन द इवनिंग्स और शी स्पेंट ऑल हर टाइम कूप्ड अप इन द किचन। लेकिन यहाँ पर इसके पास तो शाम को पहनने के लिए अलग से कोई ऑप्शंस भी नहीं है, पूरा दिन वही कपड़े पहनकर रखने पड़ते हैं और पूरा दिन इसे किचन के आसपास ही भटकना पड़ता है, यानी कि वहीं रहना पड़ता है। इसके पास ज्यादा घूमने के लिए कोई जगह भी नहीं होती है। एंड देन द चिल्ड्रन, और अब बच्चों की बात करें, द हाउस इन द एक्सटेंशन हैड अ कंपाउंड एंड दे रोम्प्ड अबाउट विद अ डजन अदर चिल्ड्रन। इट वाज पॉसिबल टू हैव न्यूमरस फ्रेंड्स इन द फैशनेबल नर्सरी स्कूल। और अब बच्चों की बात आती है तो कहा जा रहा है कि बच्चे जो थे एक्सटेंशन में जब रहते थे तो वहां उनके खेलने के लिए अच्छा सा कंपाउंड बना हुआ था, यानी कि ओपन यार्ड एरिया था वहां पर अच्छा सा, और वो रोम्प अबाउट करते थे बच्चे। रोम्प अबाउट का यहाँ पर मीनिंग है फ्रीली और नॉइसली खेलना, उछल कूद कर खेलना। तो बच्चे वहां पर दर्जनों भर बच्चों के साथ वहां पर खेलते रहते थे, उछल कूद करते थे। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर उनके काफी ज्यादा अच्छे अच्छे दोस्त हों फैशनेबल नर्सरी स्कूल में। बट हियर द चिल्ड्रन हैड नो फ्रेंड्स एंड कुड प्ले ओनली इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। और यहाँ पर इनके कोई दोस्त भी नहीं है और उनके पास खेलने के लिए घर के बैक साइड में थोड़ी सी ही जगह है, ज्यादा जगह भी नहीं है। देयर शर्ट्स वर बिगिनिंग टू शो टियर्स एंड फ्रेज। अब इनकी जो शर्ट्स हैं वो भी फटने लगी हैं, उसके भी चिथड़े उड़ने लगे हैं। फॉर्मरली दे वर गिवन न्यू क्लोथ्स वंस इन 3 months। पहले तो 3 महीने में एक बार इन्हें नए कपड़े मिल जाते थे। रामा राव ले इन बेड एंड स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स ओवर इट। और रामा राव पूरी रात बेड पर ऐसे ही लेटा रहता और पूरी रात जागकर इन सभी चीजों के बारे में सोचता रहता, यानी कि उसे नींद भी नहीं आती थी। अब ऑल द कैश इन हैंड वाज गॉन नाउ। अब जो भी पैसा इसके पास घर में था वो सब खत्म हो गया था। देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज द स्मॉल रेंट दे वर गेटिंग फॉर देयर हाउस इन द एक्सटेंशन। उनके पास सोर्स का सिर्फ एक ही इनकम था, जो उनका बंगलो था एक्सटेंशन में, उसका जो रेंट आ रहा था। दे शडर्ड टू थिंक व्हाट वुड हैपन टू देम इफ देयर टेनेंट शुड सडनली लीव। टेनेंट यानी कि किराएदार। अब जैसे उनके मन में ये ख्याल आता कि अगर किराएदारों ने भी अचानक से मना कर दिया, उन्होंने घर छोड़ दिया, तो हमारा क्या होगा। शडर्ड का यहाँ पर मीनिंग है एकदम से कुछ सोचकर डर में आ जाना। It was in this condition that Rama Rao came across a journal in the Jubilee reading room। और तभी अचानक से जुबली रीडिंग रूम में जब वो एक बार बैठा था तो उसके सामने एक जर्नल आता है, एक पत्रिका आती है। It was called The Captain। उस पत्रिका का नाम था The Captain। It consisted of 4 pages and all of them were devoted to crossword puzzles। अब इसमें टोटल 4 पेज होते थे और वो चारों के चारों किस लिए होते थे, क्रॉसवर्ड पजल्स को सॉल्व करने के लिए। इट ऑफर्ड एवरी वीक अ फर्स्ट प्राइज ऑफ 4000 रुपीज। और हर एक हफ्ते इसका प्राइज मनी निकलता था। फर्स्ट प्राइज वाले को मिलते थे 4000 रुपए। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हिज हेड वाज फ्री फ्रॉम फैमिली केयर्स। और वो क्रॉसवर्ड पजल्स में इतना बिजी हो गया था कि कुछ दिन तो उसे अपनी फैमिली की केयर भी नहीं रही। ही वॉज थिंकिंग इंटेंसली ऑफ हिज आंसर्स। अब वो इन सभी के आंसर्स ढूंढने लगा, वेदर इट शुड बी टेलो और फेलो, कि इसका आंसर या तो टेलो होगा या फोलो होगा, वेदर बैड और मैड और सैड would be most apt for the clue which said men who are this had better be avoided। और एक क्रॉस पजल वो सॉल्व कर रहा था जो कि पूछी थी men who are this had better be avoided, उसका क्या हो सकता है, bad, mad या फिर sad। He hardly stopped to look at his wife and children standing in the doorway when he returned home in the evenings। और शाम को भी जब वो घर आता था तो अब वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों की तरफ मुश्किल से ही कभी कभार देखता था, यानी कि ना के बराबर ही देखता था। Week after week he invested a little money and sent his solutions and every week he awaited the results with a palpitating heart। पैल्पिटेटिंग हार्ट हमने पहले भी पढ़ा था। अचानक से किसी चीज को सोचकर उत्तेजना आ जाती है जिसकी वजह से हमारा दिल तेज तेज धड़कने लगता है। तो हफ्ते दर हफ्ते वो इसमें इन्वेस्ट करता गया थोड़ा थोड़ा पैसा और सॉल्यूशंस भेजने के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करता था। और हर एक वीक फिर वो रिजल्ट का इंतजार करता था और जब ये रिजल्ट का इंतजार करता था तब इसकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती थी। ऑन द डे अ सॉल्यूशन वाज ड्यू he hung about the news agent's shop, warming himself into his favor in order to have a look into the latest issue of The Captain without paying for it। और जब भी सॉल्यूशन का दिन होता था तब वो न्यूज एजेंट की शॉप के पास ही खड़ा रहता था, उससे बातें करता रहता था, उससे मित्र व्यवहार बनाता था
ताकि इसे उसका पैसा ना देना पड़े। किसका पैसा ना देना पड़े? जो द कैप्टन पत्रिका आती है जिसमें कि आंसर्स मिलेंगे, उसके लेटेस्ट इशू यानी कि लेटेस्ट लॉन्च पर उसे इसके कोई पैसे ना देने पड़े, सिर्फ सीधा ही वो वहां पर उसके आंसर देख सके। He was too impatient to wait till the journal came on the table in the Jubilee reading room। और उससे इतना भी इंतजार नहीं होता था, वो इतना इम्पेशेंट हो चुका था इसके लिए कि वो इंतजार ही नहीं कर पाता था कि ये पत्रिका जुबली रीडिंग रूम में भी तो आएगी। Sometimes the news agent would grumble, और कई बार तो न्यूज एजेंट ने इसे कहा भी, and रामा राव would pacify him with an awkward affected optimism। लेकिन रामा राव उस न्यूज एजेंट को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ करता था ताकि वो शांत रहे, और उसके लिए वो काफी ऑकवर्ड और अफेक्टेड ऑप्टिमिज्म चूज करता था, यानी कि वो अननेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके ढूंढता था इसके लिए। प्लीज वेट, व्हेन आई गेट अ प्राइज आई विल गिव यू 3 years सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। और वो क्या कहकर उसे शांत करता था कि प्लीज रुक जाओ, जैसे ही मेरा प्राइज निकलेगा तो मैं तुम्हारे इस न्यूज़पेपर का 3 साल का सब्सक्रिप्शन एक साथ ही ले लूंगा। His heart quailed as he opened the page announcing the prize winners। और जैसे ही वो प्राइज विनर्स की लिस्ट जो अनाउंस होती थी उसका पेज खोलता था तो अचानक से ही उसका हौसला पूरी तरह से टूट जाता था। Someone in बलूचिस्तान, someone in ढाका and someone in सिलोन had hit upon the right set of words, not रामा राव। और उसमें क्या होता था कि किसी ने बलूचिस्तान में, किसी ने ढाका ने, तो किसी ने सिलोन में इसके सही जवाब दिए हैं, प्रॉपर आंसर्स दिए हैं, लेकिन रामा राव ने इसके सही जवाब नहीं दिए हैं। It took 3 hours for रामा राव to recover from this shock। और रामा राव को इससे निकलने के लिए 3 घंटे लगे। The only way to exist seemed to be to plunge into the next week's puzzle। और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता था कि अब अगले हफ्ते आने वाले पजल का वो वेट करे। That would keep him buoyed up with hope for a few days more। और इसी से ही उसे कुछ और दिन निकालने का हौसला मिलता रहता था। This voyant alternating between hope and despair soon wrecked his nerves and balance। और आशा और निराशा चुनने के बीच में वो इतना पजल हो गया था कि अब उसका मेंटल काम पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। At home he hardly spoke to anyone। अब घर पर भी वो किसी से बात नहीं करता था। His head was always bowed in thought। पूरा दिन वो ख्यालों में खोया रहता था, कुछ ना कुछ सोचता रहता था। और वो सोचता क्या था? इस क्रॉसवर्ड पजल के बारे में। He quarreled with his wife if she refused to give him his rupee a week for the puzzles। और जब हफ्ते भर के लिए वो अपनी वाइफ से 1 रुपया मांगता था इस पजल्स को सॉल्व करने के लिए और उसकी डाक भेजने के लिए, और उसकी वाइफ जब उससे मना करती थी इस चीज के लिए, तो वो अपनी वाइफ से झगड़ लेता था। She was of a mild disposition and was incapable of a sustained quarrel, with the result that he always got what he wanted, though it meant a slight sacrifice in household expenses। अब इसकी वाइफ काफी माइल्ड डिस्पोजिशन की थी, यानी कि काफी जेंटल नेचर की थी, इसलिए वो ज्यादा इससे लड़ाई नहीं कर पाती थी, उससे लड़ाई सहन नहीं होती थी, इसीलिए आखिरकार अंत में ये जीत जाता था, यानी कि इसे 1 रुपया हफ्ते के लिए मिल जाता था। लेकिन इसके लिए घर के खर्चों में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ते थे, कुछ ना कुछ कटौती करनी पड़ती थी। वन डे द गुड जनरल अनाउंस्ड अ स्पेशल ऑफर ऑफ 8,000 रुपीज। और एक बार तो इस अच्छे जनरल ने, इस अच्छी पत्रिका ने स्पेशल ऑफर निकाला, और वो ऑफर क्या था? 8,000 रुपए का। इट एक्साइटेड रामा राव विजन ऑफ अ फ्यूचर टेनफोल्ड। और इस स्पेशल ऑफर ने रामा राव का जो विजन है वो अपने फ्यूचर के लिए 10 गुना तक बढ़ा दिया। He studied the puzzle। उसने फिर वो पजल पढ़ी। There were only 4 doubtful corners in it। और इसमें रामा राव 4 पजल्स में काफी ज्यादा कंफ्यूज रहा। And he might have to send it at least 4 entries। और उसे 4 एंट्रीज किसी भी हाल में पूरी करके भेजनी थी। A larger outlay was indicated। You must give me 5 rupees this time। अब आउटले का यहाँ पर क्या मीनिंग है? काफी बड़ा अमाउंट खर्च करने के लिए। और इस बार काफी बड़ा अमाउंट मांगा गया, और वो अमाउंट क्या था? अपनी वाइफ से वो कहता है कि इस बार तुम्हें मुझे 5 रुपए देने पड़ेंगे। He said to his wife, at which that good lady became speechless। और इस पर वो एकदम चौकन्ने से रह गई कि ये क्या कह रहा है। He had become rather insensitive to such things these days, but even he could not help feeling the atrocious nature of his demand। अब हालांकि इन हफ्तों में वो ज्यादा अपने परिवार की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था, इनसेंसिटिव हो चुका था, यानी कि अब उनसे चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब वो अपनी इस एट्रोशियस नेचर को, इस गुस्से वाले क्रूअल नेचर को, जो कि डिमांड करने का नेचर है इसका, उसे अब छोड़ ही नहीं पा रहा था। 5 rupees were nearly a week's food for the family। अब 5 रुपए तो हफ्ते की पूरे खाने पीने की आमदनी थी इनकी। He felt disturbed for a moment। एक बार के लिए तो उसे काफी डिस्टर्बेंस हुई, but he had only to turn his attention to speculate whether hope or dope or rope made most sense, for some people prefer this to despair, and his mind was at
वंस एट रेस्ट। अब एक बार के लिए तो वो भी टेंशन में आता था, लेकिन फिर वो अपना पूरा ध्यान जो है इस पजल क्रॉसवर्ड को सोल्व करने में लगा देता था कि इसमें हो पाएगा या डो पाएगा या रो पाएगा। और वो क्वेश्चन क्या था उसके लिए, सम पीपल प्रेफर दिस टू डेस्पेयर। इस क्वेश्चन के लिए वो इन तीनों में से आंसर ढूंढ रहा था और इस तरह से उसने अपने मन पर काबू पा लिया। आफ्टर सेंडिंग अवे द सॉल्यूशंस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ही बिल्ट इलेबोरेट कैसल इन द एयर। अब इन सभी क्रॉसवर्ड पजल्स के सॉल्यूशन रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के बाद वो अपने मन ही मन में हवा महल बनाने लगा, यानी कि डे ड्रीमिंग करने लगा। इवन इफ It was only a share, he would get a substantial amount of money। और वो सोचता कि अगर इसका थोड़ा सा भी हिस्सा मुझे मिल जाए तो एक बहुत ज्यादा अमाउंट आ जाएगा मेरे पास। He would send away his tenants, take his wife and children back to the bungalow in the extension and leave all the money in his wife's hand for her to manage for a couple of years or so. He himself would take 100 and go away to Madras and seek his fortune there। और वो क्या ख्याली पुलाव बनाता था कि अगर इसका थोड़ा सा भी हिस्सा मुझे मिल जाए तो वो अपने किराएदारों को फिर इस बंगलो से निकाल देगा, अपने बच्चों और अपनी वाइफ को वहां बंगलो में वापस लेकर जाएगा और जितने भी पैसे होंगे वो अपनी वाइफ को दे देगा ताकि वो घर के खर्चों को मैनेज कर सके कुछ साल तक। और तब वो 100 रुपए के आसपास लेकर मद्रास चला जाएगा और वहां पर अपना भाग्य ट्राई करेगा। बाय द टाइम द मनी इन हिज वाइफ्स हैंड वाज स्पेंट ही वुड हैव फाउंड सम प्रॉफिटेबल वर्क इन मद्रास। और जब तक इसकी वाइफ के हाथ में पैसे होंगे, यानी कि वो घर के खर्चे चला रही होगी, तब तक वो मद्रास में कोई अच्छा काम ढूंढ लेगा जिससे कि उसे प्रॉफिट अच्छा मिले। ऑन द फेटफुल डे ऑफ रिजल्ट्स रामाराव ओपनड द कैप्टन एंड द करेक्ट सॉल्यूशन स्टेयर्ड हिम इन द फेस। और जो भाग्य का दिन यानी कि रिजल्ट का दिन होता था तब रामाराव ने द कैप्टन ओपन की और अब उसके सामने सारे के सारे सॉल्यूशंस थे। हिज ब्लंडर्स वर न्यूमरस। अब उसकी जो गलतियां थी वो बहुत ज्यादा थी। देयर वाज नो चेंज ऑफ गेटिंग बैक इवन अ फ्यू आनाज नाउ। और अब तो कुछ आना वापस आने की भी कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं बची थी। ही मूव्ड अबाउट टिल द इवनिंग। अब वो शाम तक इधर उधर मंडराता रहा। द मोर ही ब्रोडेड ओवर दिस द मोर इनटॉलरेबल लाइफ सीम्ड। और वो जितना ज्यादा इस पर सोचता उतना ही ज्यादा उसे अपनी जिंदगी इनटॉलरेबल लगने लगती, असहनीय लगने लगती। ऑल द लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ हिज लाइफ केम डाउन ऑन हिम विद रीन्यूड फोर्स। अब पिछले दिन में जो भी उसे लॉस हुए, जितनी भी निराशाएं मिली, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी, वो अचानक से सारी उसे फिर से याद आने लगती, उस पर टूट पड़ती। इन द इवनिंग इंस्टेड ऑफ टर्निंग होमवर्ड ही मूव्ड अलोंग द रेलवे स्टेशन रोड। अब शाम को घर आने की बजाय वो रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया। ही स्लिप्ड इन एट द लेवल क्रॉसिंग एंड वॉक डाउन द लाइन अ कपल ऑफ माइल्स। अब तब वो स्टेशन पर गया, स्टेशन से थोड़ी दूरी पर रेलवे फाटक पर आया। इट वॉज डार्क। अब अंधेरा हो चुका था। फार अवे द लाइट्स ऑफ द टाउन ट्विंकल्ड। और दूर कहीं शहर मालगुडी में घरों की लाइटें चमक रही थी। एंड द रेड एंड ग्रीन लाइट ऑफ अ सिग्नल पोस्ट लूम्ड ओवर द सराउंडिंग्स अ कपल ऑफ फरलोंग्स बिहाइंड हिम। अब फरलोंग की हमने पहले भी बात की थी। फरलोंग एक मेजरमेंट है जिसमें कि 200 मीटर होते हैं और वहीं कुछ दूरी पर ही उसे वहां पर रेड और ग्रीन लाइट दिखती थी जो कि सिग्नल की होती थी, जो वहां पर चमक रही होती थी। He had come to the conclusion that life was not worth living। अब उसने अपना निर्णय बना लिया था कि लाइफ उसके जीने लायक नहीं है। If one had the misfortune to be born in the world, the best remedy was to end matters on a railway line or with a rope। hope his mind asked इनवॉलेंट्रली। और वो सोचता कि अगर कोई दुर्भाग्य से भी इस दुनिया में जन्म ले लेता है तो उसे खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि वो या तो रेलवे लाइन पर अपनी आखिरी सांसें ले, अपनी लाइफ को खत्म करे, या फिर रस्सी से लटके। अब तभी रोप वर्ड आता है तो फिर से अपने आप इसका दिमाग चलने लगता है, रोप डोप होप। ही पुल्ड इट बैक। और तभी वो सोचने लगता है नहीं नहीं, ये सारे उपाय बेकार हैं। नन ऑफ दैट। ही सैट टू इट एंड सैट इट रिजिडली टू कंटेम्पलेट द बिजनेस ऑफ डाइंग। और तभी वो कहता है कि कोई अब उपाय नहीं बचा है, मरने से बढ़िया उपाय कोई भी नहीं है। वाइफ, चिल्ड्रन, नथिंग सीम टू मैटर। और अब उसके लिए वाइफ, बच्चे कुछ भी मैटर नहीं कर रहा था। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग नाउ वाज टोटल एक्सटिंक्शन। अब टोटल एक्सटिंक्शन का क्या मीनिंग है? अपनी लाइफ का पूरी तरह से अंत कर लेना। अब उसके मन में आखिरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या आ रही थी कि वो किसी भी तरह अपनी लाइफ को खत्म कर ले। ही ले अक्रॉस द लाइंस। इसलिए वो रेलवे पटरी पर लेटा रहता है। द आयरन वाज स्टिल वार्म। अब जो लोहा था वो अभी भी गर्म था। द डे हैड बीन हॉट। अब हमें यहाँ पर पता लग गया है दिन गर्म ही था, इस वजह से जो लोहे की पटरियां हैं वो गर्म थी। रामाराव फेल्ट वेरी हैप्पी एज he reflected that in less than 10 minutes the train from Trichinopoly would be arriving। अब रामाराव ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि 10 मिनट के अंदर ही ट्रेन जो है ट्रिचिनोपोली से आती ही होगी। He lay there, he did not know how long। अब वो काफी लंबे समय तक वहां लेटा रहा, उसे भी नहीं पता कितने समय तक। He strained his ears to catch the sound of the train, but he heard nothing more than a wag rattling and buzzing far off।
प्रेजेंटली ही ग्रू टायर्ड ऑफ फ्लाइंग डाउन देयर। अब वो कान लगाकर सुनने लगा कि शायद उसे ट्रेन की आवाज आ जाए, लेकिन ट्रेन की आवाज नहीं आई। उसे वहां पर वॉग, रैटलिंग और बजिंग के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, यानी कि कुछ अस्पष्ट सी खड़खड़ाहट की और बिनबिनाहट की आवाज आ रही थी। उसके अलावा वहां पर उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था और वो वहां पर लेटे लेटे अब थक चुका था। He rose and walked back to the station। तो वो उठता है और वापस स्टेशन पर जाता है। There was a good crowd on the platform। अब प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा भीड़ थी। He asked someone what has happened to the train। तो वो किसी से पूछता है कि अरे भाई क्या हुआ, आज ट्रेन क्यों नहीं आई। A goods train has derailed 3 stations off and the way is blocked। तो उसे जवाब क्या मिलता है कि एक मालगाड़ी जो है वो 3 स्टेशन पहले डीरेल हो चुकी है और अब रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है। डीरेल यानी कि पटरी से उतर जाना। दे हैव सेंट अप अ रिलीफ। वहां पर मदद भेजी गई है। ऑल द ट्रेन्स विल बी एटलीस्ट 3 आवर्स लेट टुडे। और आज की जितनी भी ट्रेन होंगी वो कम से कम 3 घंटे लेट होंगी। गॉड यू हैव शोन मी मर्सी, रामा राव क्राइड एंड रैन होम। और तभी वो कहता है कि भगवान आपने मुझ पर दया दिखाई है। ये कहकर वो जोर से चिल्लाता है और फिर अपने घर चला जाता है। हिज वाइफ वॉज वेटिंग एट द डोर लुकिंग डाउन द स्ट्रीट। अब उसकी वाइफ घर पर उसका वेट कर रही थी, सड़क पर देखी जा रही थी। She brightened up and sighed with relief on seeing रामाराव। और जैसे ही उसकी पत्नी रामाराव की पत्नी रामाराव को देखती है तो गहरी चैन की सांस भरती है। She welcomed him with a warmth he had not known for over a year now। और साल भर से ऊपर हो गया था लेकिन उसे इतना प्यार भरा वेलकम कभी भी नहीं मिला था। वो वेलकम से इसकी ग्रीटिंग की गई, इसे अंदर लाया गया। Oh, why are you so late today? अब उसकी वाइफ पूछती है कि तुम आज इतनी लेट क्यों हो। She asked, I was somehow feeling very restless the whole evening. Even the children were worried। Poor creatures, they have just gone to sleep। उसके बाद रामाराव की वाइफ आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहती है कि मैं पूरी शाम से कितनी ज्यादा चिंता में थी, कितना ज्यादा मुझे टेंशन हो रही थी। बच्चे भी कितनी चिंता कर रहे थे, बेचारे अभी अभी ही सोने गए हैं। When he sat down to eat, she said, our tenants in the extension bungalow came in the evening to ask if you would sell the house। और जैसे ही वो खाने के लिए बैठते हैं तब उसकी वाइफ कहती है कि आज हमारे किराएदार आए थे और वो कह रहे थे कि उन्हें क्या अपना एक्सटेंशन वाला बंगलो बेचना है क्या। दे आर रेडी टू ऑफर गुड कैश फॉर इट इमीडिएटली। वो अभी के अभी ही काफी अच्छा पैसा देने के लिए तैयार हैं। शी एडेड क्वाइटली, आई थिंक वी मे सेल द हाउस। और फिर वो धीरे से कहती है कि हमें अपना वो घर बेच देना चाहिए। एक्सीलेंट आइडिया, रामाराव रिप्लाइड जुबिलेंटली। अब रामाराव काफी खुशी से कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आइडिया है भाई। दिस मिनट वी कैन गेट 4,500 फॉर इट। और अभी के लिए हमें इसका 4500 रुपए मिल सकता है। हमने 45 मंथ में उसकी पे पड़ी थी 45 रुपीज थी। और यहाँ पर घर का अमाउंट कितना है, बंगलो का अमाउंट कितना है, 4500। गिव मी द 5,000 एंड आई विल गो अवे टू मद्रास एंड सी इफ आई कैन डू एनीथिंग यूजफुल देयर। यू कीप द बैलेंस विद यू एंड रन द हाउस। लेट अस फर्स्ट मूव टू अ बेटर लोकेलिटी। तो रामाराव कहता है कि अभी के लिए हमें इसका 4,500 मिल सकता है, जिसमें से 500 रुपए मैं रख लूंगा और मद्रास चला जाऊंगा और वहां पर कुछ अच्छा सा काम कर लूंगा और बाकी के पैसे तुम रख लेना और घर का खर्च चलाना। और इससे पहले हम किसी अच्छे घर में मूव कर लेंगे। आर यू गोइंग टू एम्प्लॉय योर 500 टू गेट मोर मनी आउट ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स। उसके बाद उसकी वाइफ धीरे से आराम से पूछती है कि क्या तुम ये 500 रुपए क्रॉसवर्ड पजल्स में ही यूज करने वाले हो क्या। एट दिस टाइम रामाराव फेल्ट डिप्रेस्ड फॉर अ मोमेंट एंड देन swore with ग्रेट एम्फेसिस, नो नो नेवर अगेन। और तभी रामाराव एक क्षण के लिए तो डिप्रेस फील करता है और उसके बाद कसम खाता है कि नहीं नहीं, मैं कभी भी अब इन्वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी के साथ। जय हिंद।